हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र में उनकी प्रगति के लिए शोध और अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और उनकी सेवाओं का विस्तार सामान्य व्यक्तियों तक होता रहता है। ऐसे तकनीकी तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में समान स्तर पर विचार विमर्श और सामान्य जन के स्तर पर अभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट एवं निश्चित अर्थ के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही तकनीकी शब्दावली कहलाते हैं। यानी कि उन्हीं शब्दों का समावेश तकनीकी शब्दावली में होता है जिनका एक निश्चित अर्थ होता है और जो वैज्ञानिक क्षेत्र में जो आम तौर पर सामान्य विचार विमर्श होता है उन सामान्य विचार विमर्श में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द एक विशिष्ट और निश्चित अर्थ वाले होते हैं और उन्हीं को तकनीकी शब्दावली में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम हिंदी में तकनीकी शब्दावली का विकास इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं हिंदी में तकनीकी शब्दावली का विकास। दोस्तों, हिंदी में ये जो तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली है इसका प्रयोग जो है वो विगत सिर्फ 2-3 दशकों से ही शुरू हुआ है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने सन 1940 में जो 5वां अधिवेशन हुआ था तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली पर विचार विमर्श करते हुए उसमें एक सिफारिश की थी कि जहां तक संभव हो वहां तक अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय यानी कि जो हिंदी है उस वैज्ञानिक शब्दावली में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को हिंदी की भारतीय भाषा की उसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए और फिर इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1948 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? उन्होंने 2 निर्णय लिए महत्वपूर्ण कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वो यथासंभव हम हैं, जितना हमें ज़रूरत है हम उस हिसाब से उसको ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय नहीं है उनके लिए, जो शब्द अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में नहीं है उनके लिए भारतीय भाषाओं के शब्द अपनाए जाएं, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं को वैज्ञानिक शब्दावली का कोष बनाने के लिए केंद्रीय सरकार एक बोर्ड का गठन करे, ऐसा उनका कहना था। और उसमें भाषा शास्त्री, जितने भी भाषा शास्त्री और वैज्ञानिक है उन्हीं को लिया जाए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली में उसके बाद के बारे में जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई फिर बनाने के लिए, और उन पर फिर डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग ये 1968 में स्थापित हुआ, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में था। और फिर उन्होंने भी आपस में जब विचार विमर्श किया तो कुछ सिफारिशें की थी। कौन सी सिफारिशें की थी? उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक और वैज्ञानिक शब्दावली को अपना लिया जाए। जो भी अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली है, वैज्ञानिक शब्दावली है, उसको हम भारतीय भाषा में अपना लेंगे। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्दों को भी हम अपना लेंगे, उन्हें भारतीय भाषाओं की, लेकिन उन्हें फिर हम भारतीय भाषाओं की ध्वनि प्रणाली के अनुरूप बना लेंगे और फिर उनका वर्ग विन्यास भारतीय लिपियों के ध्वनि संकेतों के अनुसार निश्चित कर लिया जाए। यानी कि उन्हें बिल्कुल अपनी भाषा में ढाल लिया जाए। और उसके अलावा उनका कहना था कि राजभाषा और प्रादेशिक भाषाओं को विकसित करने के लिए जो भी हमारे देश की राजभाषा है और जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाने वाली क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा है उन्हें भी विकसित करने के लिए तत्काल एक कार्रवाई की मांग की उन्होंने। और फिर इन सिफारिशों ये सिफारिशें हुई और इनके द्वारा लिए गए संकल्पों को दृष्टिगत रखते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन सन 1950 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की। जब ये दोनों तरह की सिफारिशें सरकार ने सुनी तो उन्होंने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना की और इस बोर्ड के तत्वाधान में तकनीकी शब्दावली के बारे में बहुत ठोस कार्य प्रारंभ किए गए। क्या किए गए? हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए सन 1960 का, यानी कि 1960 का वर्ष जो था वो एक युग का वर्ष साबित हुआ, क्योंकि इसमें
वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली निर्माण के लिए कार्य शुरू हुआ। 1955 में जो गठित हुई थी संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश को इसमें माना गया और भारत के राष्ट्रपति ने सन 1960 में एक आदेश निकाला। क्या आदेश निकाला कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। ये आदेश उन्होंने 1960 में निकाला और 1961 में ही शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की उन्होंने स्थापना कर दी भारतीय सरकार ने। और फिर इस आयोग को कुछ कार्य सौंपा। वो क्या कार्य थे वो भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति के 1960 के आदेश में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में तब तक किए गए कार्य का पुनरीक्षण, यानी कि जो भी कार्य अभी तक किए गए थे उनका फिर से निरीक्षण किया जाए। नंबर 2 था हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के संकेन और निर्माण से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए। हिंदी या जो भी अन्य भारतीय भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, उनमें जो भी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के बराबर और उनके निर्माण से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए। तीसरा था विभिन्न राज्यों की सहमति से या उनके निर्देश पर राज्यों के विभिन्न अभिकरणों द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में किए गए कार्यों का समन्वय। और दोस्तों इसके अलावा संबंधित अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाए, व्यवहार में उसको प्रयोग में लाया जाए, इसके लिए एक अनुमोदन दिया। आयोग द्वारा निर्मित या अनुमोदित शब्दावली के आधार पर मानक पाठ्य पुस्तकों पर फिर लेखन हो, मतलब उन शब्दावलियों के आधार पर ही फिर पाठ लिखे जाए। वैज्ञानिक और तकनीकी कोशों का संकलन और विदेशी भाषाओं में उपलब्ध वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए, तभी इन शब्दावलियों का अधिक प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। फिर दोस्तों क्या हुआ, इस उद्देश्य की पूर्ति में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग फिर अत्यंत सफल रहा है। इस आयोग में विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं के जो भी भाषाविद थे, उनके अतिरिक्त कौन थे, जितने भी प्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे वो थे। यूरोपीय भाषाओं के भाषा विज्ञानी इसमें शामिल और जो भी प्राध्यापक थे वो सब इसमें सम्मिलित थे। हिंदी मानक वर्तनी आदि के साथ पारिभाषिक तथा तकनीकी शब्दावली के भाषा वैज्ञानिक स्वरूप पर विचार विमर्श करने के लिए भी फिर सरकार ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। यानी कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के समुचित विकास के द्वार खुल गए थे। हिंदी भाषा के स्तर के साथ उसमें निहित पारिभाषिक शब्दावली के तत्वों का भी उद्घाटन संभव हुआ। यानी कि हिंदी भाषा का जो स्तर है उसमें उसी स्तर के अनुसार पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए उसका निर्माण शुरू हुआ और अपना कार्य प्रारंभ करने के बाद यानी कि अक्टूबर 1961 के पश्चात इस आयोग ने अपने उद्देश्यों की परिपूर्ति के रूप में अन्य सभी आवश्यक कार्यों के अलावा अनेक तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दकोशों और उसके अलावा शब्दावलियों का निर्माण किया, साथ ही साथ उनका प्रकाशन भी किया। हिंदी भाषा की प्रारंभिक स्थिति को देखते हुए, जो उस समय हिंदी भाषा की स्थिति थी उसको देखते हुए जो ये वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का निर्माण करना था, दोस्तों यह एक बहुत कठिन कार्य था। लेकिन जो भी आयोग में सदस्य थे उन्होंने बड़ी ही मेहनत और कर्तव्य निष्ठा और अपने अथक प्रयास के साथ इसे सफलतापूर्वक किया। और अब तक भौतिकी, प्राण विज्ञान, गणित, भूगोल, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन, अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान आदि के साथ प्रशासनिक तथा विभागीय शब्दावलियों का निर्माण और प्रकाशन इस आयोग के द्वारा किया गया। यानी कि इन सब की शब्दावलियों का निर्माण और प्रकाशन इस आयोग ने कर दिया है। इतना ही नहीं, विविध विषयों से संबंधित वृहद पारिभाषिक शब्द संग्रह के अनेक खंड भी
अब तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। तो यानी कि हम देखें तो सन 1960 से लेकर अब तक हिंदी में जो तकनीकी शब्दावली का विकास है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर हो रहा है। और ये सब किसके द्वारा संभव हुआ? जो ये आयोग सरकार ने गठित किया उसमें काम करने वाले जितने भी सदस्य थे उनके अथक प्रयासों से ये कार्य संभव हुआ। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में हिंदी में तकनीकी शब्दावली का विकास इस विषय पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।